हेलो स्टूडेंट, लेट स्टार्ट मैथ्स मीटिंग विद एपी सर। हमारी ये जो एग्जाम बूस्टर सीरीज है उसका ये छठा लेक्चर स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस सेशन में क्लास 12th में थे। लॉकडाउन की वजह से उनकी एग्जाम स्थगित हो गई थी जो कि अभी 18 जून को होनी है। तो आप के लिए जो भी एग्जाम की दृष्टि से, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको शामिल करते हुए हमने ये सीरीज शुरू की है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियोस आपको तुरंत मिल जाए। टाइम आज 7 जून हो गई तो इसका मतलब हमारे पास में अब टाइम बहुत कम है, 10 दिन और है, 11वें दिन पेपर ही है अपना। तो इसलिए अब पढ़ाई का टाइम भी बढ़ जाना चाहिए और ये जो वीडियोस हैं जो सिर्फ आपके रिवीजन के लिए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि उनको भी इन वीडियोस का फायदा मिल सके। ठीक है, तो अभी जो स्क्रीन पर 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ये दोनों क्वेश्चन किसी स्टूडेंट ने मुझसे व्हाट्सएप पर सेंड किए कि इनका सॉल्यूशन बताना है। ओके, आप भी जो अपनी स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको डाउट लगता है या पूछने की जरूरत महसूस करते हैं तो आप उस क्वेश्चन की फोटो जो है वो व्हाट्सएप पर भेज दें ताकि किसी भी आने वाले वीडियो में मैं उसका सॉल्यूशन करवा दूंगा। ये दोनों क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन डिटरमिनेंट से रिलेटेड है और दूसरा जो क्वेश्चन है वो डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है। दोनों क्वेश्चन आप एक बार रीड कर लीजिए, मैं इनका सॉल्यूशन आपके सामने करवा देता हूं। ओके, चलिए। तो पहला जो क्वेश्चन है वो डिटरमिनेंट का है। आप दोनों को नोट कर लीजिए, दोनों अपने राजस्थान बोर्ड की बुक के ही क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जी। पहला जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन मैं यहां पर लिख रहा हूं। तो सॉल्यूशन में आपको ये कह रखा है, मैं आपसे ये कहूं कि दिया हुआ क्या है आपको, गिवन दैट कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। इंग्लिश में भी लिख देता हूं साथ में, क्या लिखेंगे आप, गिवन दैट a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। और क्या दे रखा है, एंड एक डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू भी आपको 0 दे रखी। डिटर्मिनेंट को हम डेल्टा से लिखते हैं। अब यहां डिटर्मिनेंट क्या है, पहले उस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट है हमारे पास में a माइनस एक्स सी बी। ओके, यहां पर अपने पास में b माइनस एक्स, यहां है c माइनस एक्स। ओके, और सी बी यहां a है और यहां पर a। ये डिटरमिनेंट दे रखिए, इसके इक्वल में 0 दे रखा है। तो पहला काम है इस डिटरमिनेंट को सोल्व करना। ओके, डिटरमिनेंट को सोल्व करने के लिए हम डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी जानते हैं। और ध्यान दीजिए, प्रॉपर्टीज में यहां पर अप्लाई कर रहा हूं। मैं पहले प्रॉपर्टी अप्लाई कर देता हूं, उसके बाद में आपसे आप सोचना कि मैंने क्या किया। मैंने क्या किया, ये काम कर दिया। ध्यान देना इस बात पर कि एक्चुअली मैंने किया क्या है। ओके, अब बताओ क्या हुआ है। हुआ ये है कि इस डिटरमिनेंट में हमने ये देखा कि अगर इस एलिमेंट को, इसको और इसको, मतलब इन तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड कर दिया जाए तो आता है a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स। ऐसे ही इन तीनों को ऐड करने पर भी यही आ रहा है, इन तीनों को ऐड करने पर भी यही आ रहा है। क्लियर है। अब ऐसा करने पर सेम आ गया तो हमने क्या किया, इन सबको सेम कर लिए, एक जगह पर जोड़ दिया। तो यानी कि मैंने प्रॉपर्टी क्या यूज की है कि कॉलम 1 इज रिप्लेस्ड बाय कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। तीनों कॉलम को एक जगह पर जोड़ करके लिख दिया। बेनिफिट क्या हुआ, बेनिफिट ये हुआ, नेक्स्ट स्टेप में मैंने a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स को कॉमन निकाल लिया इस कॉलम में से। तो ये आ गया अपने पास में, यहां पर 1, यहां 1, यहां पर भी 1, यहां क्या आया, c b माइनस एक्स a, b a c माइनस एक्स। प्रॉपर्टी साइड में लिख दीजिए। क्या अप्लाई किया आपने,
टेकिंग कॉमन from a plus b plus c minus x from C1, कॉलम 1 में से a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स को कॉमन निकाल लिया। ठीक है, अच्छा जैसे ही आप यहां पर पहुंचे तुरंत उसके बाद वाली स्टेप आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि अगर डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते समय किसी एक रो या एक कॉलम में ये सब 1 1 आ गई है, इधर 1 1 आ जाते हैं, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, 2 को 0 बनाना बहुत आसान है। कैसे आसान है, देखो मैं इस 1 को इसमें से माइनस कर देता हूं और इसको इसमें से भी माइनस कर देता हूं। इजीली कर सकते हैं ये काम। जैसे ही यहां माइनस करेंगे तो पहले बताओ यहां पर क्या हो गया 1, इसको इसमें से माइनस कर देंगे 0, ये इसमें से माइनस हो जाएगा 0। ध्यान दीजिए अगर ये 1 नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस हो रहा है तो यहां पर भी ये सी बी माइनस एक्स में से क्या होगा, माइनस होगा। तो क्या बच जाएगा अपने पास में, बी माइनस सी माइनस एक्स। ध्यान से समझिए, ये इसमें से माइनस होगा और ये इसमें ए में से भी माइनस होगा। तो क्या आ जाएगा, सॉरी यहां तो आ गया सी और यहां पर आ गया बी माइनस सी माइनस एक्स और ये इसमें से माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा ए माइनस सी। क्लियर है, अच्छा है। साथ ही साथ अगर ये ऐसा हुआ है तो इधर भी ये बी इसमें से माइनस होगा, ये इसमें से भी माइनस होगा। तो क्या हो जाएगा, ये यहां तो आ गया b, यहां आ गया a माइनस बी और यहां पर आ गया c माइनस बी माइनस एक्स। मतलब मैंने किया क्या है, रो 1 को तो देखो एज इट इज रखा है, रो 2 में से फर्स्ट रो को माइनस कर दिया और सेकंड रो का काम इस प्रकार से हो जाएगा, थर्ड रो में से भी क्या किया, फर्स्ट को माइनस किया है। मतलब प्रॉपर्टी जो आपने अप्लाई की है वो रो 2 पर अप्लाई की है कि रो 2 माइनस रो 1 और साथ ही साथ रो 3 पर भी अप्लाई की है, क्या, रो 3 माइनस रो 1। बात क्लियर है, यहां तक का आप नोट करने के बाद अब आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही आप यहां पहुंचे अब आप देखिएगा किसी एक रो या एक कॉलम में 2 एलिमेंट 0 आ जाए, 1 एलिमेंट 1 आ जाए, तो डिटरमिनेंट को सोल्व करने का तरीका हमारे पास में सीधा सा है कि ये छोड़ दो। ओके, और जैसे इनको छोड़ देंगे बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। बस इतना सा काम हमें करना है। तो डेल्टा इज इक्वल टू, ध्यान दें a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स पहले से था। ओके, अच्छा फिर ये क्या हुआ, b माइनस सी माइनस एक्स किससे मल्टीप्लाई होगा, c माइनस b माइनस एक्स से। बात क्लियर हो रही है यहां पर, c माइनस b माइनस एक्स से। अच्छा जी, फिर माइनस ये देखो a माइनस सी है और इधर a माइनस बी, तो a माइनस सी मल्टीप्लाई a माइनस बी, ये आपकी वैल्यू आ गई। बस अब थोड़ी सी अलजेब्रिक कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में जो हम गलत कर देते हैं, तो आप ध्यान देना। यहां से मैं आगे बढ़ रहा हूं, डेल्टा इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी माइनस, ध्यान दीजिए अभी मैं सिर्फ डिटरमिनेंट को सोल्व कर रहा हूं बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। ओके, चलिए शुरू करते हैं कैलकुलेशन। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, पहले इस b को c से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा bc, फिर b को माइनस b से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस का b स्क्वायर, b को माइनस x से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस से bx। ठीक है, अब माइनस c को c से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का c स्क्वायर, माइनस c को माइनस b से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का bc, माइनस c को माइनस x से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा प्लस का cx। क्लियर होती जा रही है सारी बातें। अब माइनस x को c से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का cx, माइनस x को माइनस b से तो प्लस का bx, और माइनस x को माइनस x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा प्लस का x स्क्वायर। मतलब इनका तो मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब इधर देखो a को a से मल्टीप्लाई करोगे तो a स्क्वायर होगा, बट बाहर वाले माइनस से क्या हो जाएगा, ये माइनस a स्क्वायर। क्लियर है, फिर ये a को माइनस b से तो माइनस ab, लेकिन बाहर वाले माइनस से क्या हो जाएगा प्लस का ab। ठीक है, फिर माइनस c को a से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का ac, बाहर वाले माइनस से हो जाएगा प्लस का ac, फिर ये हो गया प्लस का bc, बाहर वाले माइनस से हो गया माइनस का bc। ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन हमारे पास में आ गया। आगे बढ़ते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स। अब देखो जो कैंसिल हो रहे हैं पहले तो उनको कैंसिल करो। कौन कौन कैंसिल हो रहे हैं ध्यान से देखिएगा।
हमारे पास में है माइनस का bx और ये रहा प्लस का dx, ठीक है, प्लस का cx माइनस का cx। क्लियर है बातें? अच्छा, अब हमारे पास में क्या रह गया, एक तो रह गया प्लस का एक्स स्क्वायर, सबसे पहले तो इसको लिख दो, प्लस का तो रह गया एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तीन टर्म ये देखो, माइनस का बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, ठीक है। तो मैं माइनस कॉमन लेकर के इनको लिख देता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्लियर? अच्छा, एक चीज और भी कैंसिल हो रही, देखो, प्लस का बीसी माइनस का बीसी कैंसिल आउट। अब क्या बचा, देखो, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी या सी ए बोल सकते हो इसको। तो प्लस में क्या बचा अपने पास में, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये हमारे पास में इस प्रकार से एक रिजल्ट बच गया। ओके, अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स। कैलकुलेशन अभी पूरी नहीं हुई है, ध्यान रखें। यहां आकर के मैं क्या कर रहा हूं, देखो, एक्स स्क्वायर माइनस, इसके नीचे वाला पार्ट मिटा देता हूं, आप साथ साथ नोट करते चले। ओके, अब ध्यान देना, इधर एक काम सोचना कि हमारे पास में a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, याद आ रहा होगा, क्लास 9 से पढ़ते आते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बात क्लियर है, माइनस सॉरी प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca। क्लियर? यहां पर हमें कहा गया है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस स्टेप में मैं रख ही देता हूं, a प्लस बी प्लस सी जो है इसकी जगह पर 0 रख देता हूं, तो ये हो गया 0 माइनस एक्स, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो, इधर क्वेश्चन में दिया हुआ था ना ये, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये इस ब्रैकेट के बाद में आप क्या लिख सकते हैं, 0 माइनस एक्स। अब सोचो, ये हो गया 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस सी। ओके, यहां से देखिएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी, ये 0 का स्क्वायर क्या हो गया, 0 हो गया, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इधर आ गया तो माइनस में हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 2ab प्लस bc प्लस सी। क्लियर? अच्छा जी, अब मैं एक काम कर रहा हूं, इस दो को यहां से हटाता हूं, यहां लिख देता हूं। बात समझ पा रहे हैं? अगर ऐसा है तो ये हो गया अपने पास में एक्स स्क्वायर माइनस, देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऑलरेडी है, प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की जगह पर क्या लिख सकते हैं, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2। बात समझ रहे हैं या नहीं? अगर ऐसा है तो अब ये क्या बन गया हमारे पास, डेल्टा इज इक्वल टू माइनस का तो एक्स और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, देखो इसको एक बार के मान लो, तो के माइनस का के बाई 2, तो माइनस का 3k बाई 2 हो गया, तो ये हो गया माइनस 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2। ये हमने सिर्फ अभी क्या किया है, डिटर्मिनेंट को सोल्व किया है, सोल्व कर लिया। अब वापस उस दी हुई लाइन, जो सबसे पहली लाइन लिखी थी, दिया हुआ है गिवन दैट, उस लाइन में क्या कहा हुआ था आपको कि डेल्टा इज इक्वल टू 0। अगर डेल्टा इज इक्वल टू 0, इट मींस डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 0। सोचो अब क्या होगा, या तो x इक्वल टू 0 होगा, तो दो फैक्टर आ गए, या तो x इक्वल टू 0 या फिर और x, देखो, या तो ये 0 हो जाएगा x, या ये 0 होने का मतलब हो गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब ये x हटाएंगे यहां से तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा और प्लस से माइनस भी लग जाएगा। इस प्रकार से हमें x के 3 रिजल्ट मिल गए। बात समझ रहे? तो इस टाइप की इक्वेशन आपको सोल्व करते हैं। दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं डिटरमिनेंट में, एक तो आपको ये कहता है कि प्रूव दैट दिस इक्वेशन इज इक्वल टू दिस, सिद्ध कीजिए कि दी की जो दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू दिस, मतलब ये डिटरमिनेंट दे देता है और बराबर में कुछ सिद्ध करवा लेता है आपसे।
एक दूसरी टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 दिया हुआ होता है और उसमें कोई वेरिएबल होता है, उस वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। ओके, तो समझ करके इसे नोट कर लीजिए। एक जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था स्टूडेंट के द्वारा, वो था जिसमें x और y दो अलग अलग तरीके से डिफाइन कर रखे थे। सॉल्यूशन सेकंड क्वेश्चन का क्या लिखोगे आप? दिया हुआ है कि या इट इज गिवन दैट x is equal to sin cube t upon root cos 2t and y is equal to cos cube t upon root cos 2t। देखिए, इसे हम बोलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन। दिस इज ए पैरामेट्रिक इक्वेशन। पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होती है? हिंदी में क्या बोलते हैं अपन? प्राचलिक समीकरण। जब x और y किसी थर्ड वेरिएबल पर डिपेंड कर रहे हैं, x भी देखो t पर डिपेंड कर रहा है और y भी किस पर डिपेंड कर रहा है? t पर डिपेंड कर रहा है। x और y दोनों किसी थर्ड वेरिएबल पर डिपेंड कर रहे हैं, तो ऐसी इक्वेशन होती है पैरामेट्रिक इक्वेशन। क्लियर है मेरी बात कि x और y दोनों किसी थर्ड वेरिएबल पर डिपेंड कर रहे हैं। इट मींस द इक्वेशन इज पैरामेट्रिक इक्वेशन। दी गई समीकरण एक प्राचलिक समीकरण है। ओके, और इसमें कंडीशन क्या होती है कि x है वो फंक्शन है किसका? t का, और y है वो भी फंक्शन है, तो g नाम दे देता हूं, t का फंक्शन है। तो प्रोसेस हम जानते हैं कि x t पर डिपेंड कर रहा है, तो x का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, जो भी आएगा वो आ गया। y का भी t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, जो आएगा वो लिख देंगे। फिर उसके बाद में हमें फाइंड करना है dy by dx। तो dy by dx के लिए फॉर्मूला बन जाता है dy by dt अपॉन dx by dt। बात समझ रहे हैं? दूसरे तरीके से देखो, dt से dt कैंसिल होता है तो dy by dx ही बचा गया। हालांकि ऐसा होता नहीं है। हमें क्या करना है? dy by dx का ये फॉर्मूला याद रखना है। मतलब ये है सीधा सा कि x का डिफरेंशिएशन अलग करो t के रेस्पेक्ट में, y का डिफरेंशिएशन अलग करो, फिर दोनों को डिवाइड कर दो, dy by dx आ जाएगा। आसान सा काम है, बट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले यूज आ जाते हैं बीच बीच में, जिससे कैलकुलेशन है वो आसान हो जाती है। मतलब आपका बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है वो एक छोटी सी टर्म में चेंज हो जाता है। तो मैं ये काम कर रहा हूं। सबसे पहले हम करते हैं dx by dt। स्टेप्स को ध्यान से समझ लेना। मतलब हम चाहते हैं dy by dt साइन क्यूब t अपॉन रूट कॉस 2t। ओके, अच्छा जी, अब डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे अपन? u अपॉन v, डिफरेंशिएशन में u अपॉन v का फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं। d by dx इसका u अपॉन v फॉर्मूला होता है अपने पास में v एज इट इज du by dx माइनस u एज इट इज dv by dx अपॉन v स्क्वायर। ये हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है। ओके, तो वो फॉर्मूला जब मैं यहां अप्लाई करूंगा तो देखिएगा, पहले v एज इट इज मतलब रूट cos 2t एज इट इज। ओके, फिर उसके बाद में हमें करना है साइन क्यूब t का डिफरेंशिएशन, रूट cos 2t एज इट इज। साइन क्यूब t का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? पहले क्यूब का किया तो 3 साइन स्क्वायर, भाई पावर का क्या होता है? एक पावर कम हो जाती है और पावर आगे जाती है। फिर साइन का करेंगे तो साइन का क्या हो जाएगा? cos t। क्लियर है मेरी बात? फिर माइनस, इस बार u एज इट इज मतलब साइन क्यूब t एज इट इज। फिर अब नीचे वाले v का डिफरेंशिएशन, v में देखो पहले रूट है, अब रूट x का क्या होता है डिफरेंशिएशन? 1 अपॉन 2 रूट x, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट cos 2t। ठीक है, फिर cos 2t का क्या हो जाएगा? माइनस का sin 2t। रूट के अंदर कौन था? cos 2t। cos 2t का क्या होता है? cos थीटा का होता है माइनस sin थीटा, तो cos 2t का हो जाएगा माइनस sin 2t। अब 2t का डिफरेंशिएशन और करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2। ये तो चैन रूल होता है,
कि एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन आ जाए तो पहले बाहर वाले करो, फिर उसके अंदर वाले का, फिर उसमें तीसरा आ गया तो उसको करो। मतलब यहां पर आपको तीन फंक्शन दिख रहे होंगे नीचे वाले में, पहले रूट है, फिर कॉस है, फिर 2t है। ओके, अपॉन v²। v² का मतलब इसका रूट cos 2t का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा cos 2t, रूट हट जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो cos 2t। अच्छा जी, अब आप देखेंगे कि यहां पर आकर के एक तो ये दो जो है वो कैंसिल हो रहा है जी नहीं। अच्छा, एक काम और करता हूं कि मैं रूट cos 2t, देखो रूट हटाने के लिए एक काम कर रहा हूं, रूट cos 2t से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं। ऊपर रूट cos 2t से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 3, पहले इसको लिख देता हूं 3 sin स्क्वायर t cos t, और रूट cos 2t से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया cos 2t, रूट हट गया, माइनस, और ये माइनस प्लस हो गया, 2 से 2 तो कैंसिल हो ही गया। यहां पर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट cos 2t कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया अपने पास में sin क्यूब t इंटू sin 2t अपॉन नीचे क्या हो जाएगा cos 2t और इसकी पावर 3/2। कैसे भाई 3/2? हमने एक पावर तो पहले से थी, रूट cos 2t से मल्टीप्लाई किया, तो अब ये नीचे पावर हो गई 3/2। ओके, अच्छा अब देखो क्या कुछ कॉमन नजर आ रहा है आपको? कॉमन आ रहा है, देखो साइन के यहां पर स्क्वायर है, यहां क्यूब है, तो यहां कॉमन आ गया साइन स्क्वायर t। ठीक, अच्छा, और यहां बचा अपने पास में 3, साइन स्क्वायर तो कॉमन आ गया, ये बचा cos 2t इंटू cos t प्लस यहां देखो साइन क्यूब टी में से साइन स्क्वायर तो कॉमन आ गया, तो साइन टी बचा, पहले मैं इसको लिख देता हूं साइन 2t इंटू साइन टी अपॉन cos 2t पावर 3/2। बात क्लियर? अगली स्टेप ये नोट कर लिया होगा शायद साथ में आपने। अगली स्टेप में क्या करना है वो देखिएगा। हमारे पास में साइन स्क्वायर t ये कॉमन आ चुका है। देखो अगर इस 3 को हटा के मैं देखूं तो एक फॉर्मूला नजर आ रहा है, cos a cos b प्लस sin a sin b, हाँ कि नहीं, cos a माइनस b का, बट यहां तो 3 है इसका कोफिशिएंट, तो एक काम किया जा रहा है, 3 में से 2 तो अलग निकाल लो, 2 cos 2t, cos t को मैंने अलग निकाल लिया, प्लस cos 2t cos t, इनको अलग लिख दिया, तो 2 और 1 3 हो गए, प्लस sin 2t sin t, और नीचे cos 2t पावर 3/2। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर आकर एक ब्रैकेट और लगा, क्योंकि अब ये फॉर्मूला है किसका, cos a cos b प्लस sin a sin b, a का काम कर रहा है 2t और b का काम कर रहा है t, तो cos a माइनस b यानी 2t माइनस t को क्या हो गया, cos t हो गया, तो ये हो गया sin स्क्वायर t 2 cos 2t cos t प्लस cos t, और नीचे हमारे पास में हो गया cos 2t पावर 3/2। क्लियर? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। साइन स्क्वायर t, यहां पर आप देखेंगे कि cos t कॉमन आ रहा है, यहां बचा 2 cos 2t प्लस 1, और नीचे हमारे पास में बचा cos 2t और पावर 3/2। ये किसका रिजल्ट आया अपने पास में, dx/dt का रिजल्ट आया। बात क्लियर है? इसी प्रकार से पूरी कैलकुलेशन y के लिए करनी है, बड़ा क्वेश्चन बन जाता है अपने आप। ये सेकंड पॉइंट में हमें y के लिए पूरी कैलकुलेशन करनी है, dy/dt, y क्या था, d/dt, बस इतना ही तो डिफरेंस था, यहां पर था cos क्यूब t और नीचे था अपने पास से रूट cos 2t। जब आप इसकी भी कैलकुलेशन करेंगे, इतनी बड़ी कैलकुलेशन होगी, तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो डायरेक्ट लिख रहा हूं, रिजल्ट मिलेगा अपने को cos स्क्वायर t sin t 1 माइनस 2 cos 2t अपॉन cos 2t की पावर 3/2। कैलकुलेशन करके आप देख लेना, ये स्टेप मैं छोड़ रहा हूं।
ठीक है, कई बार किया है ये क्वेश्चन आपने जो सेशन हुआ है उसमें, क्योंकि कुछ सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स है जो बार बार स्टूडेंट पूछते रहते हैं। मैं इसको एक बार फिर से बता रहा हूँ लास्ट टाइम, तो इस बार आप भूल नहीं करना इसमें। ओके, चलिए जी, अब हमें वापस पहुंचाना कंसेप्ट पर। हमें क्या फाइंड करना था? dy बाई dx। फॉर्मूला क्या था अपना? dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। क्लियर है? अब dy बाई dt की वैल्यू पहले लिखो, ये आएगी क्या? cos स्क्वायर t sin t 1 माइनस 2 cos 2t अपॉन cos 2t की पावर 3/2, और नीचे हमारे पास में आएगा sin स्क्वायर t cos t 2 cos 2t प्लस 1 अपॉन cos 2t पावर 3/2। ठीक है, अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है। sin t एक पावर कैंसिल, cos t एक पावर कैंसिल, नीचे वाला ये कैंसिल आउट। क्लियर? नोट कर लिया होगा। अब हमारे पास में जो dy बाई dx बचा है वो क्या है? t की टर्म्स में रहेगा, क्योंकि x और y t में है तो dy बाई dx भी डेफिनेटली t की टर्म्स में आएगा। dy बाई dx इक्वल, कई बार कैंसिल आउट हो जाता है d, लेकिन यहां नहीं हो रहा है। cos t 1 माइनस 2 cos 2t अपॉन sin t, और ये है 2 cos 2t प्लस 1। ठीक है, सॉल्व करते हैं dy बाई dx। ध्यान दो, cos 2t जो है उसके हमारे पास में दो फॉर्मूले होंगे, मैं लिख देता हूं। cos 2t की जगह पर मैं दो रिजल्ट लिख सकता हूं। रिजल्ट नंबर 1 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, और रिजल्ट नंबर 2 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1। cos 2x cos 2 थीटा इनके फॉर्मूले पढ़े अपन ने, एक साइन की टर्म्स में और एक cos की टर्म्स में, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब कहां कौन सा लगाएंगे उसमें देखो, यहां बाहर क्या है? cos है, तो न्यूमरेटर में मैं क्या कर रहा हूं? cos 2t की जगह पर cos वाला फॉर्मूला लगा देता हूं, मतलब 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1 अपॉन, नीचे क्या है? sin t, ये 2 cos 2t का फॉर्मूला लगा रहा हूं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर टी, ओके, और प्लस में क्या है? 1। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। dy बाई dx इज इक्वल, देखो ये cos t अंदर भेज देता हूं, तो cos t माइनस, देखो ये कितना हो गया? 2 4 cos क्यूब, और बाहर cos है तो कितना हो जाएगा? माइनस का 4 cos पावर, देखो cos स्क्वायर है ये, सॉरी cos स्क्वायर और cos मिलकर के cos क्यूब हो गए। ठीक है, ये -2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस का 2 cos 2t से मल्टीप्लाई तो 2 cos t। ओके, नीचे देखो 2 इंटू 1 2, तो 2 sin t, बाहर वाले साइन से मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस का 4 sin स्क्वायर, और बाहर वाले से मल्टीप्लाई होगी sin क्यूब, और प्लस sin t। एक काम देखिए, ये 2 cos t है, इसको मैं यहां हटा रहा हूं और यहां 3 कर दो, कोई फर्क पड़ेगा इसमें? देखो cos t प्लस 2 cos t 3 cos t, यहां जाओ sin t और 2 sin t, तो 3 sin t। क्लियर? लेकिन अब ध्यान देना, हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, मैं लिख देता हूं। एक फॉर्मूला होता है sin 3 थीटा का, और एक होता है cos 3 थीटा का। sin 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, और cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। मतलब इसमें थोड़ा सा अंतर आता है, यहां पर 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब t, डिनोमिनेटर में मैं इजी वे में sin 3t लिख सकता हूं, बट न्यूमरेटर में देखो 3 cos t माइनस 4 उल्टा है, माइनस वाला प्लस है, प्लस वाला माइनस है, तो माइनस कॉमन निकाल लो और अब लिख दो इसको cos 3t। ठीक है, अब बताओ cos थीटा अपॉन sin थीटा कितना हो गया? cot थीटा, तो dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस cot 3t। दिस इज योर फाइनल आंसर। इसे हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन। पैरामेट्रिक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है? x को t के रेस्पेक्ट में, y को t के रेस्पेक्ट में, दोनों को अलग अलग करना, लास्ट में डिवाइड कर देना। ओके, लेकिन गलती होती है कहां पर? हमें पूछा जाता है dy बाई dx
और हम उल्टा कर देते हैं, अक्स वाला ऊपर नीचे वाई वाले में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि अक्स पहले लिखा होता है, पहले कैलकुलेशन अक्स की करते हैं फिर वाई की करते हैं, और अक्स वाले में वाई वाले से डिवाइड कर देते हैं, गलत हो जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, पहले फॉर्मूला लिख दिया करो, dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। ओके, चलिए इसे नोट कर लीजिए। हाँ तो स्टूडेंट, अभी जो दो क्वेश्चन किए हैं वो तो स्टूडेंट ने प्रॉब्लम भेजी थी। इससे पहले वीडियोस में हमने 25 क्वेश्चन कर लिए थे, 26वां क्वेश्चन आप देखिए ध्यान से। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ वेक्टर से है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं सदिश i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप तथा 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप से निरूपित हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हिच two sides are denoted by i cap plus 2j cap plus 2k cap and 3i cap minus 2j cap plus k cap। ओके, बहुत आसान क्वेश्चन है। हम सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं। ओके, अच्छा, जो भी साइड दी हुई होती है याद रखें हमेशा वो साइड्स संलग्न भुजाएं होती हैं, एडजेसेंट साइड्स होती है। मतलब अगर मैं इसे ए वेक्टर नाम देता हूं, ये आपके लिए ए वेक्टर है, ठीक है, या नीचे वाले को ए वेक्टर नाम दे दो, ठीक है, ये ए वेक्टर मान लेते हैं। क्या दे रखा आपको, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है, और ये है बी वेक्टर। बी वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k। इस प्रकार से एक ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल का एरिया, ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हमारा फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 1/2 मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। देखो ए क्रॉस बी क्यों, क्योंकि किसी भी प्लेन, किसी भी टाइप का प्लेन हो, उसका जो एरिया है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। फिजिक्स में भी आप कई जगह पर एरिया यूज करते हो तो उसकी डायरेक्शन यूज की जाती है, और डायरेक्शन क्या होती है, एरिया की डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मतलब पृष्ठ के लंबवत होती है दिशा। और सोच के देखिए कि अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो इसका जो एरिया है उसकी डायरेक्शन ऐसे आएगी। अब वो डायरेक्शन कैसे आएगी, इस प्रकार से, जब आप इन दोनों का क्रॉस करोगे तभी तो डायरेक्शन आपकी ओर इधर आएगी। हाँ, पॉजिटिव एरिया अगर आपकी तरफ लिया जा रहा है तो पीछे की साइड में नेगेटिव, लेकिन जब आपको क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें डायरेक्शन नहीं पूछता है, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछता है। तो हम क्या करते हैं, ए क्रॉस बी के ऊपर एरिया वो मोड भी लगा देते हैं। ओके, अब बताओ, बहुत आसान सा काम है, ए क्रॉस बी पहले करना है। एक तो पहले फॉर्मूला लिख देंगे, फॉर्मूला लिखने के बाद में ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी करना तो बहुत ही आसान काम होता है, आई जे के डिटरमिनेंट बनानी होती है सारणिक, फिर ए के कोएफिशिएंट क्या है 1 2 2 1 2 2, और बी के कोएफिशिएंट क्या है 3 -2 1। इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं। आई के लिए क्या लिखना है, आई की रो और आई की कॉलम को छोड़ दो, तो 2 + 4 ऐसे होगा क्या, 2 + 4 यानी 6 आई कैप। जे में ऑलरेडी माइनस साइन होता है, जे वाली रो जे वाले कॉलम को छोड़ दो, 1 -6 मतलब -5, तो ये हो गया प्लस का 5 जे कैप। और के लिए के की रो के के कॉलम को छोड़ दो, -2 -6 मतलब -8 है के। ये हमारे पास में वेक्टर आया। अभी ध्यान रखें, अगली स्टेप, पहले इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। और कैसे फाइंड करेंगे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जो चौथा पॉइंट अपना तीसरा पॉइंट बनेगा उसमें क्या होगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कैसे होता है, रूट आई का क्या है 6 कोएफिशिएंट, तो 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर, कितना हो गया 36, और ये 64 100 125, और 125 को मैं 5√5 लिख सकता हूं क्या, अभी सिर्फ इतना लिख देंगे। अब बात आती है, वापस आ जाओ जो पूछा था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू में 5√5, तो 5√5 अपॉन 2 स्क्वायर यूनिट्स, बस। 2 नंबर का क्वेश्चन इस टाइप से होता है। ओके, हाँ, ये तो ट्राइंगल आ गया। इसकी बजाय अगर आपसे पूछा जाता पैरेललोग्राम,
समांतर चतुर्भुज, और ये साइड दे देता ए वेक्टर और ये साइड दे देता बी वेक्टर, और अब कहता ए वेक्टर भी दिया हुआ है, बी भी दे रखा है, और कहता कि फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब बताओ, आप जानते हैं ये ट्रायंगल बन गया और ये दोनों ट्रायंगल क्या बनते हैं, इक्वल बनते हैं, हाँ या नहीं? तो एक ट्रायंगल का एरिया ज्ञात कर लो और उसको दुगुना कर दो। क्यों ना हम डायरेक्ट फॉर्मूला बना ले कि ट्रायंगल का एरिया ये होता है, इसका दुगुना, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, मतलब एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, फॉर्मूला क्या बन गया, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल सिर्फ ए क्रॉस बी, मतलब ये एक स्टेप करनी और नहीं है, क्या करना है, पहले ए क्रॉस बी करना है और उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर दोगे, वही होता है एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ओके, अच्छा जी, कई बार क्या करता है, ये ट्राइंगल में ऐसे नहीं दे करके, ये नहीं दिए हुए, इसकी बजाय इन तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे देता है, जैसे इसके कोऑर्डिनेट दे दिए 1 2 3, इसके दे दिए 0 -1 2, आपको एक रफ डायग्राम बनाना है, और इसके दे दिए 5 7 1, ऐसे दे दिए। तो अब बताओ ये बी वेक्टर कैसे आएगा, बाद वाले में से पहले वाला माइनस करना, तो बहुत आसान सा काम है, 5 - 1 बी वेक्टर, अगर ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, निर्देशांक दे रखे हैं, तो हमारा काम आसान हो जाता है, कैसे, 5 में से 1 माइनस हुआ 4, तो 4 आई कैप, 7 में से 2 माइनस हुए 5, तो 5 जे कैप, 1 में से 3 माइनस हुआ माइनस का 2 के कैप, बस समझ रहे हो। अब ए वेक्टर कैसे आएगा, बाद वाले से पहले 0 में से 1 माइनस हुआ तो माइनस का आई कैप, -1 -2 तो माइनस का 3 जे कैप, 2 - 3 मतलब माइनस का के कैप, ये आ गया आपके ए वेक्टर और बी वेक्टर। अब आपका काम आगे का सेम, क्या करना है, अगर ये ट्राइंगल ही पूछा होता, अगर हो सकता है कि ऐसे बना करके दे देता पूरा, और ये चौथा जो वर्टेक्स है वो भी दिया हुआ होता आपको, बट उसकी जरूरत भी नहीं थी। अगर आपको ट्राइंगल की बात करनी है तो क्या करना है, एक और बी का क्रॉस करना है, क्रॉस करके जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड लेना है और उसको 2 से डिवाइड कर देना है, ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। ओके, तो इस बात को भी समझ करके इस कंसेप्ट पर भी क्वेश्चन दे रखे हैं बुक में, उनको भी आपको सोल्व करना है। ओके, चलिए नोट करें। हाँ तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने लिखा हुआ है, जो कि कंपोजिट फंक्शन से रिलेटेड है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ध्यान देना, यदि f r to r और f of x is equal to x square plus 3 और g r to r gx is equal to 1 minus 1 upon 1 minus x, ऐसे ही 1 minus 1 upon 1 minus x हो तो g कंपोजिट fx और f कंपोजिट gx ज्ञात कीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट लिख देना, if f r to r and g r to r, two functions are defined such that f of x is equal to x square plus 3 and g of x is equal to 1 minus 1 upon 1 minus x, then find f composite gx and g composite fx। ओके, तो इसमें आपको जो दे रखा है वो क्या है, सॉल्यूशन देखिएगा, आपको f गिवन है, क्या, r to r, और f की डेफिनेशन दे रखी है f of x is equal to x square plus 3, g गिवन है r to r, और g of x की डेफिनेशन है 1 minus 1 upon 1 minus x। मैं इसे और सोल्व कर सकता हूं, क्या, 1 minus x मैंने एलसीएम ले लिया, अब ये क्या हो गया, देखो 1 minus x minus 1, ताकि ये कैंसिल हो जाए, मतलब ये क्या हो जाएगा, माइनस x अपॉन 1 माइनस x, इजीली बोल सकते हैं, क्या मैं इसे ऐसे बोल सकता हूं, और x अपॉन x माइनस 1, क्या किया मैंने, इधर से माइनस निकाल लिया और ऊपर वाले माइनस को हटा दिया। क्लियर है, ऐसा करने से थोड़ी कैलकुलेशन ठीक हो जाएगी आपकी। अब हमें सबसे पहले नंबर 1 क्या पूछा है, g कंपोजिट f ऑफ x, इजी वे में समझिए, क्या मैं ऐसे लिखूंगा, g ऑफ f ऑफ x। क्लियर, अच्छा जी, ये हो गया अपने पास में g ऑफ f ऑफ x, f ऑफ x क्या है हमारे पास में, x क्यूब प्लस 3, ये x स्क्वायर है, तो ये x स्क्वायर है, ओके, x स्क्वायर प्लस 3, तो यहां पर x स्क्वायर प्लस 3। अब हमारे पास में स्थिति क्या है, जो आसान तरीका वो देखो, आप यहां आकर कंफ्यूज मत हुआ करो,
यहाँ टी लिख दो, ठीक है, जीटी, वेर जहां t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, जहां t बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3 है। बात क्लियर है? अब आप क्या करो, g पर जाओ और x को रिप्लेस कर दो t से, तो ये हो गया t अपॉन t माइनस 1। क्लियर है? अब आपका काम इतना से तो है, t की वैल्यू वापस रखनी है, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, एक नंबर का काम कंप्लीट हो गया। सेम ऐसे ही आपको एफ कंपोजिट जी की कैलकुलेशन करनी है। नंबर 2, एफ कंपोजिट जी ऑफ एक्स की, तो देखो लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। अब चले एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या है हमारे पास में, एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, तो ये काफी बड़ा एक्सप्रेशन आ गया, तो आप क्या करो, एफ ऑफ टी लिख दो, ठीक है, वेर टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है। अब हमें करना क्या है, फंक्शन एफ पर जाओ और एक्स को रिप्लेस कर दो टी से, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 3। अब बस कैलकुलेशन में क्या करना है, t की वैल्यू पुट कर देनी है वापस, क्या है, x अपॉन 1 माइनस एक्स और इसका होल स्क्वायर प्लस 3, यहीं पर नहीं छोड़ना है। कैलकुलेशन आगे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3, क्या आ जाएगा एलसीएम, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स हुआ था, x माइनस 1 हो गया, ये x माइनस 1 हो गया था, सॉरी, ठीक है, माइनस कॉमन लेने से ये x माइनस 1, अब x माइनस 1 का होल स्क्वायर एलसीएम आ गया, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 3 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर। फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर और एक यहां से 3x स्क्वायर आएगा, तो 4x स्क्वायर माइनस, देखो ये 2x आएगा, ये 3 है, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 6x और प्लस का 1 आएगा, उस 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख दो, चाहे इसको भी ओपन कर दो, प्लस से 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से कंपोजिट फंक्शन के क्वेश्चंस पर भी आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, एग्जाम में श्योर 2 नंबर के लिए पूछा ही जाना है। ओके, चलिए, तो और भी कुछ क्वेश्चन हैं, करेंगे वो भी। अभी ये मान लो 10 दिन का टाइम और है अपने पास में, तो इसमें हमें खूब मेहनत करनी है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, ताकि एग्जाम में हमारा जो टारगेट है 100 बाई 100 का, उसे हासिल किया जा सके। ओके, लगातार पढ़ो, अपने जो भी मित्र हैं, फ्रेंड्स हैं, या जो भी रिलेटिव हैं 12th क्लास की जिनको एग्जाम देनी है, उन तक भी ये वीडियो शेयर करें, ठीक है, ताकि उनको भी इसका वीडियो का फायदा मिल सके। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियोस तुरंत आपको मिल जाए। ओके, थैंक यू, नया वीडियो कल अपना मिल जाएगा। ओके।